हेलो बच्चों। साइंस के एक और नए चैप्टर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो संस्कृत में एक श्लोक है, छायामन्नस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यापि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। जिस प्रकार वृक्ष जो होता है वो सूर्य की तेज तप में, तेज धूप में खड़ा रहकर दूसरों को छाया प्रदान करता है और समय आने पर सबको फल और पुष्प देता है, इसी प्रकार जो सत्पुरुष हैं, सज्जन हैं, वो तमाम दुख सह करके भी दूसरों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं और अच्छी अपना सब कुछ दूसरों को देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हमारे जो ये जो लिविंग संसार जो है, इसमें कितने प्रकार के की डाइवर्सिटी है, कितने प्रकार की विविधता है, अनेकता है, कि अलग अलग जीव जंतु, पुष्प, पौधे हमारे पर्यावरण में, हमारे आसपास, हमारी प्रकृति में, इस धरती में रहते हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे एक चित्र से आप दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार एक साइंटिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट डॉक्टर रघु, उनको उनके पास बच्चों का एक ग्रुप जो है, जिनकी क्लास टीचर जो है मैडम सुलेखा हैं, वो उनके पास में बच्चों को विज्ञान के कुछ बातें सीखने के लिए उनके पास ले जाते हैं। तो इसी बीच में जो ये पियोन है, यहाँ पे पियोन जो हैं, ये रघुराम चाचा, ये मनीराम जो चाचा हैं, ये इनके पास में ये इन बच्चों को कैरी कर रहे हैं। और ये मनीराम जी जो हैं, जब जंगल के बीच से होते हुए जब बच्चों को ले जा रहे हैं, तो बच्चे बड़े एंजॉय करते हुए, बड़ी खुशी से उनके साथ चले जा रहे हैं। और इतने में जो ये मनीराम जी हैं, ये मनीराम चाचा जो हैं, मनीराम चाचा बहुत अच्छी मतलब अलग अलग चिड़िया की, अलग अलग पशुओं की आवाज़ें निकाल रहे हैं। तो बच्चे भी उनको कॉपी कर रहे हैं, उनकी उनकी बड़ी खुशी से उनकी नकल उतार रहे हैं, अलग अलग जीव जंतु, और बड़ी सुंदर सुंदर आवाज़ें वो निकाल रहे हैं। तो बच्चे बड़े खुश हैं और चारों तरफ अलग अलग चीज़ों को वो देख रहे हैं और उससे प्रकृति के बिल्कुल पास में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम थोड़ा आगे चलते हैं इसमें, तो हम देखेंगे कि जो विविधता है, जो मतलब डाइवर्सिटी है, इतने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं। तो आप देखोगे, आप थोड़ा सा अगर आसपास देखने की कोशिश करोगे, तो आप देखोगे कि कितने प्रकार के, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। इसमें गाय है, गाय आप देखेगी, चींटी है, केंचुआ है, चिड़िया है, आपके कछुआ है, खरगोश है। ये लैंड पे रहने वाले जीव जंतु हैं, ये ज़मीन पे रहने वाले जीव जंतु हैं। साथ में कुछ आपको दिखेंगे कि पानी में रहने वाले भी बहुत असंख्य, बहुत सारे आपको जीव जंतु इसमें दिखाई देंगे, और पेड़ पौधे दिखाई देंगे। कुछ जीव जंतु आपको दिखेंगे केवल जो ज़मीन में रहते हैं, कुछ जीव जंतु आपको दिखाई देंगे जो आपको पानी में रहते हैं, और कुछ जो हैं जो दोनों में रह सकते हैं। जो ज़मीन पर रहते हैं बच्चों, उन्हें कहते हैं हम टेरेस्ट्रियल, ठीक है। एंड जो यहाँ पे रहते हैं, जो पानी में रहते हैं, उन्हें कहते हैं हम एक्वेटिक। एंड जो दोनों में रह सकते हैं, जो दोनों में रह सकते हैं, पानी में भी, जैसे मेंढक है, जो दोनों में रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो पुष्प हैं, जो पेड़ हैं, ये इसमें भी प्लांट्स जो हैं, इसमें भी 3 ब्रॉडली कैटेगरी बनाई गई हैं। 3 कैटेगरी में इनको विभाजित किया गया है। एक है ट्री, जैसे आपका मैंगो ट्री है, पीपल ट्री है, लाइक दैट, जिनका स्टेम काफ़ी हार्ड होता है, उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। दूसरा आप देखोगे जैसे फ्लावर्स हैं, जैसे रोज़ फ्लावर है, हिबिस्कस है, तो ये
ये श्रब्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। एंड देन छोटी छोटी ग्रास आपको दिखाई देगी बिल्कुल जिनके स्टेम बिल्कुल पतले बारीक होते हैं, उन्हें हम हर्ब्स की कैटेगरी में लाते हैं। तो जैसे हिबिस्कस है, तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल है। आप देखो तुलसी है, तुलसी का पौधा इतना बारीक, इतना छोटा पौधा होता है। ऐसे ही गुड़हल का पौधा है हमारे आसपास, छोटी छोटी घास होती है। तो किसी भी, तो यहाँ से एक एक बहुत एक शब्द होता है जिसे कहते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? द बायोडाइवर्सिटी इज दिस ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आइदर इट इज प्लांट्स, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो लिविंग एनिमल्स हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी रीजन में होते हैं उन सबको मिला के कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, उस जगह की बायोडाइवर्सिटी। द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन। तो जितनी भी वैरायटी है प्लांट्स एनिमल्स की जो एक रीजन में हमारे आसपास जो पाई जा रही है, उसे हमारे आसपास की बायोडाइवर्सिटी कहेंगे बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम इनको, जैसे हमारे पास कोई भी कलेक्शन ऑफ अगर ऑब्जेक्ट्स है, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स हैं, तो उनका हम अलग अलग कैटेगरी कैसे बना सकते हैं। तो कैटेगरी बनाने के लिए हम कुछ क्राइटेरिया रखते हैं बच्चों। तो क्राइटेरिया हमारे पास, जैसे अब जैसे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि उनका स्टेम, जिनका स्टेम हार्ड हो या जिनका स्टेम थिन हो, और जिनका स्टेम बहुत वीक हो, या फिर जिनकी हाइट के हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे वैरायटी आ जाती है बच्चों। जैसे यहाँ पे आप देखिए कुछ प्लांट्स को हम उनकी प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, अगर जैसे कुछ पौधे आप देखोगे, कुछ पौधे हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं, जो फ्लावरिंग नहीं होते हैं, कुछ पौधे होते हैं जिनमें फ्लावर होते हैं। तो इस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, या हम क्लासीफाई कर सकते हैं आइदर दे हैव हार्ड स्टेम और सॉफ्ट स्टेम। तो जैसे हम, ये भी एक तरीका हो सकता है कि हार्ड स्टेम वालों को हम अलग कर दें और सॉफ्ट स्टेम वालों को हम अलग कर दें। या फिर जैसे एनिमल्स को अगर हमें कैटेगराइज करना है तो हम उसकी ईटिंग हैबिट्स की, वेदर दे ईट फ्लैश और नॉन फ्लैश ईटिंग, जैसे मीट खाने वाले और मांस ना खाने वाले। तो मांस ना खाने वालों को, जो जो केवल प्लांट्स पे डिपेंडेंट एनिमल्स होते हैं, उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं। और जो मीट और फ्लैश ईटिंग होते हैं उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं। तो इस तरह से, और जो दोनों खा रहे हैं, है ना, तो उसे हम ओमनीवोरस कहते हैं। तो इस तरह से हम ईटिंग हैबिट से भी हम एनिमल्स को हम वो कर सकते हैं। या फिर वो कहाँ रहते हैं, जैसे डेजर्ट में रह रहे हैं, या माउंटेन में रह रहे हैं, या प्लेन एरिया में रह रहे हैं, कोल्ड रीजन में रह रहे हैं, या फिर हॉट एरिया में रहते हैं। तो इस तरह से हम प्लांट्स को, एनिमल्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रुप में हम बांट सकते हैं बच्चों। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेबल दी गई है, बहुत अच्छी टेबल है। इसमें जैसे प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंगो ले लो। तो मैंगो एक प्लांट है जो कि जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम हाइट के बेस पे लेंगे तो हाइट में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टॉल। इट हाइट, मैंगो ट्री की हाइट काफ़ी टॉल होती है बेटा। तो अब इनका स्टेम का नेचर आप देखोगे, नॉट ओनली हार्ड स्टेम होता है इसका, और ब्राउन इसका कलर होता है, और काफ़ी थिक होता है। अगर हम लेंगे रोज़ अगर प्लांट है उसका एग्जांपल लेंगे, तो उसको हम हाइट में हम क्या डालेंगे उसमें? इसकी हाइट ना तो बहुत कम होती है, ना ही बहुत ज़्यादा होती है, तो ये मीडियम हो गया। इसका जो स्टेम होगा वो दैट इज़ ब्राउन इन कलर। और अगेन हार्ड, जो उसका जो स्टेम होता है रोज़ का, वो दैट इज़ हार्ड एंड वेरी थिन। तो इस तरह से हम इसकी 3 कैटेगरी में आ लेते हैं बच्चों। एक हो गया ट्री, जिसका स्टेम जो है काफ़ी टॉल है, ब्राउन है एंड हार्ड है, एज वेल एज थिक है। टॉल, ब्राउन, हार्ड एंड थिक। स्टेम अगर टॉल है, ब्राउन कलर का है और हार्ड है एंड काफ़ी थिक है, तो इसे हम कहेंगे ट्री। ओके। और अगर उसका स्टेम मीडियम हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, और ब्राउन कलर का है, काफ़ी हार्ड है, एंड जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, थिन है, तो हम उसे कहेंगे श्रब। तो ये थोड़ा ट्री से छोटे होते हैं, ठीक है, और बहुत छोटे भी नहीं होते हैं। अगर बहुत छोटा है, एकदम बहुत छोटा है, जैसे कि टमाटर का पौधा होता है बेटा, टोमेटो जो होते हैं उनके पौधे बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो बहुत शॉर्ट होते हैं वो, ठीक है, तो इसे हम हर्ब कहते हैं। ये छोटे होंगे,
और इनका स्टेम का कलर ग्रीन होगा, स्टेम इनका ब्राउन नहीं होगा, इनका स्टेम का कलर ग्रीन होगा और काफ़ी मुलायम इनका स्टेम होता है और थिन एंड मुलायम होता है, तो इनको हम हर्ब कहते हैं। तो बच्चों प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ट्री, श्रब एंड हर्ब। ओके, रिमेंबर दिस फैक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये एग्जाम में जनरली आपको पूछा जाता है। तो इस तरह से आप देखिए ट्री, इसका स्टेम ब्राउन होगा, ब्राउन स्टेम है, काफ़ी टॉल है, थिक है, इसकी गोलाई काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है। और अगर आप श्रब को देखो तो इसकी हाइट कम है, इसका स्टेम जो होता है दैट इज ब्राउन इन कलर। ओके, एंड इसका जो है हाइट है ये मीडियम हाइट है, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं ये। और अगर आप हर्ब्स में टोमेटो को अगर देखो तो इसका स्टेम आपको ग्रीन दिखाई देगा, इसका ये जो स्टेम है दैट इज़ इन ग्रीन इन कलर, और बहुत छोटे होते हैं बच्चों ये, और टेंडर, इसका स्टेम टेंडर होता है। तो इस तरह से हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं आपका, एक ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। अब बच्चों कुछ आपने पौधे देखे होंगे जो कि ऐसे जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिनकी लेंथ तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनका जो स्टेम होता है वो बहुत वीक होता है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो वो ऐसे क्लाइंब करते हैं, किसी सपोर्ट को पकड़ लेंगे और क्लाइंब करते चले जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा उनको बेल कहते हैं बच्चों, ठीक है, लौकी है या खीरा है, तो ये ऐसे अंगूर है, तो ये ऐसे सब इनका स्टेम बहुत बारीक होता है, तो ये क्लाइंब करते चले जाते हैं, इस तरह से सपोर्ट लेंगे और ऐसे चलते चले जाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, क्लाइंब, क्योंकि क्लाइंब करते हैं तो इसे हम क्लाइंबर्स कहते हैं, क्लाइंबर्स। ठीक है, अब एक टाइप के पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, क्लाइंब तो नहीं कर पाते हैं, वो नीचे इस तरह से फैलते चले जाते हैं ज़मीन पे सपोर्ट लेकर के। उनका स्टेम इतना वीक होता है कि वो ना तो ऊपर चढ़ पाते हैं, क्योंकि उनके फ्रूट्स जनरली बड़े बड़े फ्रूट्स होते हैं। जैसे वाटरमेलन का पौधा है तो वो इस तरह से नीचे ही फैलता चला जाता है, वाटरमेलन है या तरबूज है, खरबूजा है, इस तरह से जो हैवी जो होते हैं वो नीचे ही क्रीप करते हैं, नीचे ही ऐसे रेंगते हैं, क्रीपिंग करते हैं, क्रीप करने को कहते हैं हम क्रीपर्स। ठीक है, ये क्रीपर्स इनको हम कहते हैं इन प्लांट्स को। तो क्लाइंबर्स हो गया एंड क्रीपर्स। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड द 2 अदर टाइप ऑफ कैटेगरीज लाइक क्लाइंबर्स जो ऊपर चढ़ते हैं एंड देन क्रीपर्स। उसके बाद बच्चों अगर आपने प्लांट्स के अगर लीव्स को देखो, आप लीव आपने देखी है, पत्तियां आपने देखी होंगी, तो पत्तियां आपको 2 तरह की दिखेंगी बच्चों। जैसे केले की पत्तियां होती है, केले की पत्ती में देखो एक लंबा पत्ता होता है, ऐसे लंबा पत्ता होता है, और एक सेंटर में एक ये जा रही है। ठीक है बच्चों, ये आप अगर इसको देखो तो ये आपको देखो इस तरह से आपको दिख रही है, ये दिख रही है आपको, ये मेन इसकी एक इसे मिड रिब कहते हैं बच्चों, ये मिड रिब है इसकी। तो ये मिड रिब कहते हैं इसे, मिड रिब, और प्राइमरी वेन, प्राइमरी वेन, तो ये प्राइमरी वेन कहेंगे इसको। और ये इसकी जो जैसे हमारी नसें होती हैं हाथों की बेटा, ऐसे ही इसकी भी नसें होती हैं। देखिए ये कह रहे हैं, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी वेन। तो ये वेन्स है बेटा, ये वेन्स हैं, ये पैरेलल है, दीज आर पैरेलल। ऐसे ही इसकी भी ये मिड रिब है इसमें, दिस इज कॉल्ड मिड रिब। ये जो आ रही है इसे मिड रिब कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, मिड रिब। और ये आपकी वेन्स हो गई। ठीक है, अब आप देखोगे ये बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल बराबर डिस्टेंस में होती हैं, तो इसे कहते हैं पैरेलल वेनेशन। इस टाइप की लीव्स जिनमें भी होती हैं उन्हें कहते हैं पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं ये, तो इनको पैरेलल वेनेशन कहते हैं। तो क्योंकि ये वेन्स हैं तो प्राइमरी वेन या मिड रिब एंड सेकेंडरी वेन्स या जस्ट वेन्स ऑफ द लीव्स ऑफ अ प्लांट। तो जैसे बनाना लीव हो गया या हिबिस्कस की लीव देखोगे तो इसमें इस तरह की होंगी। तो ये पैरेलल वेनेशन हो जाता है, जो पैरेलल होती है, और इस तरह से जिनमें कोई पर्टिकुलर इस तरह का जो फाइब्रस टाइप का ऐसे होता है, इस तरह नेटवर्क टाइप का, तो इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन होता है ये, जिसमें जिनमें 2 वेन्स के बीच में कोई
कोई कोई खास डिस्टेंस नहीं होती है, वो अपने आप में इस तरह से फैली हुई होती हैं, जैसे ये है ऐसी फैली हुई है। तो ये वेन सेंस की और ये इस तरह से फैली हुई है, तो इनको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और जैसे केले की पत्तियों की इस तरह वेन होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे से बराबर बराबर डिस्टेंस में होती हैं, तो इसे हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन, एंड इसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है। अब जैसे आप ग्रास लीफ देखोगे तो बिल्कुल इसमें भी देखो ऐसी वेन्स होती हैं, मिड रिप हो गई, सीधी चली गई, और सीधे 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 इसमें इसकी अदर वेन्स होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है वेनेशन सिस्टम ऑफ ए प्लांट लीफ। तो ये तो लीफ की बात थी। अब इसमें देखते हैं हम रूट्स के बारे में। बच्चों ये जो एक प्लांट है, अब ये प्लांट अगर आप देखोगे तो इसमें जो जमीन से ऊपर का हिस्सा होता है, जमीन का ये हिस्सा, इसे कहते हैं हम शूट सिस्टम। इसे कहते हैं शूट सिस्टम। ये होता है आपका बच्चों, ये होता है शूट सिस्टम। और जो जमीन से नीचे का होता है इसे कहते हैं रूट सिस्टम। ये रूट सिस्टम है, और जमीन से ऊपर का हो गया शूट सिस्टम। ये क्लियर हो गया बच्चों। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो अब हम देखेंगे ये रूट्स भी दो तरह की होती हैं बच्चों, दो तरह की रूट्स होती है। अगर आपको दिख रहा होगा कुछ पौधों की जड़ें इस तरह से होती हैं, ऐसे फाइबर स्ट्रक्चर होता है, पूरा इस तरह से फैला हुआ, स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये देख पा रहे हो। तो इसे कहते हैं फाइब्रस रूट, क्योंकि ऐसे जाले जैसा होता है, जाले जैसी कुछ जो जड़ें होती हैं उन्हें कहते हैं फाइब्रस रूट्स। और कुछ रूट जैसे कैरेट है, ठीक है, तो इनकी एक मेन रूट होती है, और उसके बाद सेकेंडरी रूट्स होती हैं। ये मेन रूट है बच्चों, ये मेन रूट हो गई, एंड देन ये आपकी इस पे एंकरिंग रूट पे सेकेंडरी रूट्स हो गई। तो इस तरह का जो होती है, जैसे कि आपका गाजर आपने देखा होगा, कैरेट, तो एक मेन रूट होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टैप रूट। एक जैसे टैप, इस तरह की जो रूट होती है इसे हम क्या कहते हैं, टैप रूट। इसे टैप रूट कहते हैं बच्चे। ये टैप रूट है, ये फाइब्रस रूट है। टैप रूट जनरली एक रूट, मेन रूट बड़ी नीचे होती है, और उस पर सेकेंडरी छोटी छोटी रूट्स होती हैं। और ये इसमें कोई एक मेन रूट नहीं होती, ये फाइबर जैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों। तो ये टाइप्स ऑफ रूट में जनरली दो टाइप के रूट्स हमने पढ़े। उसके बाद अगर आप चलो तो रूट्स हो गया, लीव्स हमने पढ़ लिया। उसके बाद होता है इसमें सीड्स। अब सीड्स बच्चों, अगर कुछ सीड्स होते हैं जिनको आप हल्का सा भिगोगे और उसको ऐसे तोड़ोगे, जैसे चना है या मटर है, उसको अगर आप थोड़ा सा भिगो करके थोड़ा मुलायम हो जाए, उसको अगर आप तोड़ोगे तो इस तरह से दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो जिसके दो टुकड़े कर सकते हो आप, इस तरह से जिसके बीज से दो टुकड़े हो जाते हैं, दो टुकड़े जिसके ऐसे हो जाते हैं, जैसे ये है, ये एक बीज है, और जैसे उसको पानी में थोड़ा सा भिगोगे, थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए रखोगे, तो इसमें छोटा सा पत्ती जैसा प्लांट सा निकलता है, और ये धीरे धीरे करके बड़ा होता है। तो इसके ये दो पार्ट होते हैं, ये एक पार्ट और एक पार्ट ये, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये। अगर उसको तोड़ोगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि चना है या मटर है, इस तरह का। तो इसे हम कहते हैं, जिसके दो हिस्से हो जाते हैं उसे कहते हैं डाइकॉट सीड। तो इसे हम क्या कहते हैं, डाइकॉट सीड। और ऐसे प्लांट्स को जिनमें कि ऐसे सीड्स होते हैं उन्हें कहते हैं डाइकॉटिलेडॉन या डाइकॉट प्लांट, क्योंकि इनको हम ग्रीक लैंग्वेज में इसको कॉटिलेडॉन कहते हैं बच्चों, कॉटिलेडॉन। अगर इसमें दो हैं तो डाई से डाइकॉटिलेडॉन हो जाते हैं बच्चों। ये एक हिस्सा कॉटिलेडॉन कहता है, हर एक हिस्से को कॉटिलेडॉन कहते हैं बच्चों। तो अगर दो हैं तो हम डाइकॉटिलेडॉन कहेंगे, क्योंकि डाई माने दो, डाई मीन्स होता है बच्चों ग्रीक लैंग्वेज में, डाई मीन्स टू, ओके। और मोनो अगर कहीं पे लिखा होता है तो मोनो का मतलब होता है, साइंस उसमें मोनो का मतलब होता है वन। तो अब कॉटिलेडॉन, अब ये जो इसकी ये पार्ट है, इसको हम कहते हैं कॉटिलेडॉन। ये पार्ट और ये पार्ट, ये हिस्सा, इसे कहते हैं कॉटिलेडॉन। जैसे ये है, ये देखिए आप, ठीक है बच्चों, ये कॉटिलेडॉन है। तो अगर दो हैं तो डाइकॉटिलेडॉन, और एक है तो मोनोकोटिलेडॉन। मोनोकोटिलेडॉन किस में होता है, जैसे आपने देखा होगा
राइस सीड है तो राइस को आप इसे दो में नहीं तोड़ सकते हो, अगर बीज से कहीं पे उसमें दो नहीं, इसमें जॉइंट कहीं भी नहीं होता है। या फिर जितने भी ग्रेन्स होते हैं, आप देखोगे मक्का है, मक्का भी आपका सिंगल ही मिलेगा, आपका सिंगल, आपका जो मक्का होता है उसको आप बराबर बराबर दो हिस्से में नहीं बांट सकते हो कहीं से, ऐसे खुलता नहीं है वो। या गेहूँ है, जितने भी आपके ग्रेन सीड्स हैं, तो ये सब आपके मोनोकॉट्स होते हैं बच्चों, मोनोकॉट्स होते हैं ये, जिनमें सिंगल होता है, जिसको आप बीच से खोल नहीं सकते। जनरली सीरियल गेन्स होते हैं, जितने भी आपके अनाज जो होते हैं ये आपके मोनोकॉट्स होते हैं बच्चों। अब आप देखोगे, अब हम थोड़ा सा आगे चलें तो अब आप देखोगे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो अपने अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, अपने आसपास के माहौल और पर्यावरण और वातावरण के हिसाब से खुद को ढालते हैं, या फिर वो ऐसे वातावरण में जाते हैं जहाँ पे उनको उनको कंफर्टेबल और जहाँ पे उनको अच्छा महसूस हो, जहाँ पे वो रहने लायक कंडीशन पाते हैं, वहाँ पे वो चले जाते हैं। इसे माइग्रेशन भी कहते हैं, माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और समय के साथ अपने अंदर ऐसा परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं कि वो नए वातावरण के अनुसार खुद को ढाल सकें। ये जीवित जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, इनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं अपने वातावरण के अनुसार। जैसे अब हमारे जो जितने भी ये जो जीव जंतु या पौधे हैं, ये इनके अंदर कुछ ऐसे गुण, ऐसी क्वालिटी होती है कि वो उस पर्यावरण के लिए बेस्ट फिट होते हैं। अब जैसे जमीन पे चलने के लिए ये जो गॉट है ये आसानी से खुद जमीन पे चलने के लिए बनी हुई है, क्योंकि इसके जो पैर है मजबूत है, तो ये आराम से ज़मीन में चल सकती है। अब इसके जितने भी जो लैंड पे हैं, तो लैंड पे जो जीव जंतु हैं उनके जनरली अगर वो मैमल्स हैं तो उनके लंग्स होते हैं। तो जैसे हवा से ऑक्सीजन को ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस हवा में छोड़ सकते हैं। अब जो ये मछली है, यहाँ पे आपको मछली दिख रही है बच्चों, ये इसको तैरने के लिए इसके पास फिन्स हैं, ठीक है, तो जिससे ये फिन्स से आराम से तैर सकती है। और इसके अंदर जो लंग्स नहीं होते हैं, इसके गिल्स होते हैं बच्चों। तो गिल्स से ही क्या करता है कि पानी को अंदर खींचता है और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ये अब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद पानी को वापस छोड़ देता है। तो ये मैकेनिज्म इसके अंदर है कि पानी में ये जीवित रह सके। ये मैकेनिज्म किसी गॉट में नहीं है, या किसी काउ, हॉर्स या ह्यूमंस में नहीं है। ये गिल्स केवल जो पानी में रहने वाला ये है फिश है, ये इसके अंदर ये डेवलप्ड है। तो ये आराम से पानी में तैर सकती है और सांस ले सकती है। अब आप देखोगे कि अगर आप जैसे पौधों में अगर आप देखो कि पौधे जो माउंटेन में हैं, जो हिल्स में बहुत ऊंचाई पे हैं, तो उनको आप देखोगे थोड़ा सा कोन शेप होते हैं, वो ऐसे कोन शेप होते हैं। उनकी पत्तियां ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक से होती हैं, ऐसी बारीक सी पत्तियां होती हैं उनकी, नीडल लाइक। जैसे आपने चीड़ का देखा होगा, चीड़ की पत्तियां देखा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे है, बहुत ऊंचाई पे है, तो जनरली बहुत हाइट पे, बहुत ऊंचाई पे पहाड़ों पे बर्फ़ गिरती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। तो इनकी अगर कोन जैसा शेप होगा तो बर्फ़ गिरेगी, तो बर्फ़ आसानी से नीचे एकदम से झड़ जाएगी। जो बर्फ़ है वो यहाँ पे टिक नहीं पाएगी और आराम से नीचे फिसलती चली जाएगी। वहीं अगर एक बड़ा आम का पेड़ हो, आम का अगर बड़ा सा पेड़ हो अगर, तो उसमें वो बर्फ़ के भार से पूरा उसमें बर्फ़ पड़ेगी और वो बर्फ़ से वो पूरा झुक जाएगा और टूट जाएगा आसानी से। लेकिन ये जो कोन शेप होते हैं ये जनरली से टूटते नहीं हैं, क्योंकि बर्फ़ इससे फिसल जाती है। उनकी पत्तियां जो होती है जनरली बहुत बारीक और जिनका एरिया ज़्यादा नहीं होता है, बिल्कुल नुकीली नुकीली जैसे पत्तियां होती हैं। अब वहीं अगर आप जैसे देखिए जो रेगिस्तान में या जो गर्म जगहों पे बहुत ज़्यादा एक्सेस डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं, उनको आप देखोगे थोड़े कंटीले होते हैं, नुकीले कंटीले कांटे जैसे होते हैं और छोटी हाइट के होते हैं। इनका जो बच्चों ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये इनकी लीव नहीं है, ये होता है इनका स्टेम। ये इनका स्टेम होता है, इसमें जेल जैसा सब्सटेंस भरा होता है।
और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो इनके कांटे होते हैं, इनके कांटे जो छोटे छोटे कांटे होते हैं इन पे, वही इनकी पत्तियां होती हैं। अब वो पत्तियां कांटे नुमा क्यों होती हैं? क्योंकि जितना पत्ती का साइज कम होगा उससे उतना ही पानी, जो वो जो पानी को पानी जो वाष्पीकरण होता है पानी का, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं बच्चों। वो पानी कम से कम निकलेगा, क्योंकि पत्तियां जितनी छोटी होगी, अगर कांटे जैसी होगी, तो वो पानी उसके अंदर बना रहेगा, तो उसको कम से कम पानी की जरूरत पड़ती है। और जो इनकी जो स्टेम होता है वो देखो थोड़ा सा वैक्स, उसके ऊपर एक वैक्स की कोटिंग होती है बच्चों, तो वैक्सी लेयर उसके ऊपर से होती है, वैक्सी लेयर होती है, जिससे कि वो पानी उनके सरफेस से आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये इनको अगर कई कई महीनों तक भी पानी ना मिले तो ये आराम से अपना जीवित रह सकते हैं। तो ये इनका अडाप्टेशन कहते हैं, जो एक यूनिक फीचर्स जो इनको नेचर ने से मिले हैं, जिससे कि ये ही वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। अगर ये देवदार का पेड़ या चीड़ का पेड़ को अगर डेजर्ट में लगा दोगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप देखो एनिमल्स जो हैं जो डेजर्ट में है, डेजर्ट में जो एनिमल रह रहा है उसको आप देखो तो उसका अब डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उससे क्या हो कि सैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो सैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो वो गर्मी जीव जंतुओं को सीधा उनके हिट करेगी। तो इसलिए उस गर्मी से बचने के लिए इन जंतुओं के जो खासकर ऊंट है, कैमल है, उसके पैर देखो आप लंबे होंगे, ताकि सरफेस से ज़्यादा से ज़्यादा दूर, जितना दूर रहेगा उतनी उसको गर्मी उस तक कम पहुंचेगी, क्योंकि सरफेस बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तो वहाँ से हीट ऊपर को लगती है। तो और ऊपर से इसका एक हम्प होता है बच्चों। ये जो पानी है उसको पानी की कम से कम ज़रूरत होती है, और ये यहाँ पे फैट को स्टोर कर लेता है, क्योंकि अगर बहुत टाइम तक भी इसको खाना ना मिले और पानी ना मिले तो ये आसानी से अपने आप को जीवित रख सकता है। इसी प्रकार से जो काफ़ी हिल एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे आपको दिखेगा ये कैमल, जो याक या कैमल जो कि हम्प्ड कैमल है, और ये पूरी तरह से इसके बहुत थिक लेयर ऑफ फैट इसके बॉडी पे होती है, जिससे कि इसको कम से कम इसके बॉडी से जो हीट है वो निकलती है, और इसको कम से कम ठंड लगेगी, ठीक है। और इसमें काफ़ीदार रोएदार होते हैं ये जानवर, जो भी बर्फीले इलाके में जो जानवर पाए जाते हैं वो काफ़ी रोएदार होते हैं बच्चों, और इनके पैरों की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो इनको आसानी से ये यहाँ पे रह पाते हैं। तो इसे हम कहते हैं एडाप्टेशन। और किसी एरिया में जो जीव रहते हैं, जिस एरिया में वो रहते हैं उसे उनका हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट जो घर है जिसमें वो रहते हैं, निवास करते हैं, उसे उनका हैबिटेट कहा जाता है बच्चों। तो इसके बाद हम देखते हैं इसी तरह से जो एडाप्टेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रोडोडेंड्रॉन ट्री। बच्चों ये रोडोडेंड्रॉन ट्री है, और ये तमिलनाडु स्टेट, भारत का तमिलनाडु में जनरली पाए जाते हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट में भी पाए जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर इसके पर्पल कलर के फ्लावर्स जब ये ब्लूम करता है, बहुत प्यारा एक ये पेड़ है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर इस तरह से पर्पल कलर के इस पे ये फ्लावर होते हैं, पूरे अच्छे से ये एकदम भर जाता है। और ये बहुत छोटे हाइट होती है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है इसकी। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में, माउंटेन्स, उन्हें नीलगिरी माउंटेन कहते हैं, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और बहुत सुंदर इसके जो जंगल हैं नीलगिरी में, उन्हें हम शोला फॉरेस्ट कहते हैं। शोला फॉरेस्ट कहते हैं बच्चों इनको। और इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और इनकी पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं, जिससे कि ये बहुत हैवी विंड्स और रेनफॉल अगर हो रहा है तो उसको ये सस्टेन कर लेते हैं बच्चों। तो ये रोडोडेंड्रॉन का एडाप्टेशन फीचर है, जिससे कि आराम से उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अपने आप को सस्टेन कर लेता है। अब बच्चों बहुत जैसे जैसे पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ रहा है और जैसे जैसे जंगल कटते चले जा रहे हैं, तो
बहुत सारे जीव जंतु बच्चों विलुप्त होते चले जा रहे हैं, वो अब कभी नहीं दिखाई देंगे। उनकी संख्या लगातार लगातार कम होती गई, और कुछ कुछ जानवर तो विलुप्त, बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, उनको आप कभी नहीं देख पाओगे। और बहुत सारे जानवर हैं जो विलुप्ति के कगार पे हैं। तो हमें हमें इस तरह से उनको बचाने के लिए, और हमारी सरकार को बचाने के लिए बहुत प्रयास करती है कि वो बचे रहें। लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से कुछ कुछ, जैसे कि चीता है, ये विलुप्त हो चुका है बच्चों, ये ख़त्म हो चुका है। अब ये चीता अब जनरली लगभग लगभग पूरी दुनिया से समाप्त हो चुके हैं। अब आपको चीता कहीं नहीं दिखाई देंगे। इसी तरह से ये है बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर बच्चों आपको उत्तराखंड में, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आपको दिखाई देंगे, और कुछ कुछ जंगलों में आपको ये दिखाई देंगे। लेकिन इनकी भी संख्या बच्चों एक टाइम पे बहुत कम हो गई थी। वो सरकार ने काफ़ी प्रयास करे अपने टाइम पे, और कई सालों के प्रयास के बाद इनकी संख्या को फिर से वापस बढ़ाया गया। क्योंकि बहुत ये डाइवर्सिटी, हमारी बायोडाइवर्सिटी और फूड चेन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये हैं, एक कंपोनेंट है ये फूड चेन के बच्चों। अगर कोई भी एक कंपोनेंट अगर मिस हो जाता है फूड चेन का, तो वो पूरा सिस्टम डगमगा जाता है। इस तरह से एक चिड़िया है, इसे कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये आपको डेजर्ट एरिया में दिखते हैं बच्चों, बहुत सुंदर और बहुत ही यूनिक तरह के ये थे। तो ये इन्हें इंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं, जिनकी जिनकी संख्या लगातार कम होती चली जाती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट इस पर अलग अलग प्रोजेक्ट चलाती है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, प्रोजेक्ट चीता पे प्रोजेक्ट चलाया। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए इन पे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट चलाती रहती है बच्चों। ये बड़ी क्लास में आप सीखोगे। तो अगर हम रिवाइज करें, हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा एडाप्टेशन। एडाप्टेशन बच्चा रिकॉल करो, एडाप्टेशन क्या होता है। एडाप्टेशन वो फीचर्स होती हैं, वो यूनिक फीचर्स होती हैं जो कि कोई भी जीवित जंतु या पौधा अपने अपने अंदर लाता है, अपने पर्यावरण के अनुसार अपने आप में लाने की कोशिश करता है ना। जैसे हमने देखा कि जो माउंटेन एरिया में जो पौधे हैं वो थोड़ा कोन शेप होते हैं, जो डेजर्ट एरिया में जो पौधे होते हैं वो कंटीले होते हैं, उनका स्टेम थिक होता है और वैक्सी होता है। तो इसे अडेप्टेशन कहते हैं, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। ऐसे ही मोनोकॉट प्लांट्स बच्चों, जिनके जो सीड है तो सिंगल सीड होते हैं, सिंगल कॉटिलेडॉन जिसका होता है, जैसे कि ग्रेन्स होता है जिसके कि आपके दो हिस्से नहीं कर सकते, उसे हम मोनोकॉट प्लांट्स कहते हैं। और जिनके दो हिस्से कर सकते हैं उन्हें हम डाइकॉटिलेडॉन कहते हैं। ऐसे ही एम्फीबियंस ऐसे जीव जंतु होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जो लैंड सरफेस पे भी रह सकते हैं। ऐसे ही हमने पढ़ा पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन क्या होता है। पैरेलल वेनेशन लीप पे बच्चों इस तरह से मिड रिब होती है, और इस तरह से अगर इक्वल डिस्टेंस अगर इनके बीच में है, इक्वल डिस्टेंस है, तो इसे हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। दूसरा था पैरेलल वेनेशन, इसके बाद रेटिकुलेट वेनेशन। तो नेक्स्ट है एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहने वाले जो जीव तो उन्हें एक्वेटिक कहते हैं, एक्वेटिक। एंड देन रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब जिनका फाइब्रस, ऐसी लीव्स जिनका फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। ये मिड रिब है और इस तरह से फाइब्रस स्ट्रक्चर, ये नेटवर्क है कोई, ठीक है। इट इज़ अपोजिट टू दी पैरेलल वेनेशन। देन आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है बच्चों, फिर से बताओ। बायोडाइवर्सिटी होता है किसी रीजन में रहने वाले तमाम जीव जंतु को मिला करके उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी बनती है। इसके बाद आता है सेक्रेट ग्रुप्स। सेक्रेट ग्रुप्स होते हैं बच्चों कि कुछ कुछ रीजन में, कुछ कुछ एरियाज़ में लोग, उस वहाँ के रहने वाले लोग उस रीजन की को पवित्र मानते हैं, और वहाँ पे जो भी पौधे हैं या जीव जंतु हैं उनको मारते नहीं हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो उस इससे होता क्या है कि वहाँ के जो प्लांट्स हैं, वहाँ पे जीव जंतु हैं, वो आराम से रह सकते हैं, और वो बिना डरे हुए वो प्रिजर्व रहते हैं। तो क्योंकि उनका सुरक्षित रहते हैं, उनके सुरक्षित रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम, सेक्रेट ग्रुप्स कहते हैं बच्चों। कॉटिलेडॉन वही होता है कि जो सीड है, सीड के दो हिस्से कर दें या एक हिस्सा जो भी है, उसे हम कॉटिलेडॉन कहते हैं। श्रब्स, जो छोटे छोटे प्लांट्स, सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं हर्ब्स। देन बीच के जो प्लांट्स हमने पढ़े थे उन्हें हम श्रब्स कहते हैं बच्चों। देन डाइकॉट प्लांट्स, जिनके दो हिस्से होते हैं, इनके सीड्स के दो हिस्से हों तो डाइकॉट्स हो गए। देन टैप रूट क्या होता है, अगर मेन जो रूट है, अगर वो मेन रूट अगर एक सिंगल रूट होती है इस तरह से,
और ये सेकेंडरी रूट्स हैं, जैसे कि कैरेट का हमने देखा था, ठीक है। तो इसे हम टैप रूट कहते हैं बच्चों। देन टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पर रहने वाले पशु पक्षी हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। एंड ये ट्री तो हमने पढ़ा ही था। वेनेशन, वेनेशन मतलब जो लीव्स का स्ट्रक्चर, जो लीव का स्ट्रक्चर है इसे हम वेनेशन कहते हैं। बाकी हब्स हमने पढ़ा, हमने हैबिटेट पढ़ा कि किसी एरिया में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उस एरिया को उसका हैबिटेट कहते हैं। फाइब्रस रूट्स पढ़ा, फाइब्रस रूट्स मतलब ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो फाइब्रस रूट्स होता है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं हम अगले अगले अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो।